बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशनल अकेडमी चैनल। क्यूएसओ में हमने 140 आर्टिकल पढ़ लिए थे। अब हम 141 आर्टिकल पढ़ते हैं, 141वां आर्टिकल पढ़ते हैं। क्वेश्चन लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन। कौन कौन से सवालात जरा में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। व्हेन ए विटनेस इज क्रॉस एग्जामिन्ड, जब एक विटनेस का क्रॉस एग्जामिन्ड हो रहा हो, जरा उस पे हो रही हो, ही मे का लफ्ज है, ही मे इन एडिशन टू द क्वेश्चन हेयर इन बिफोर रेफर टू, वो इन सवालात के अलावा कि जो पहले बता दिए गए हैं उनके अलावा बी आस्क्ड, वो पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसे सवालात विच टेंड, जिनका मंशा हो, जिनका रुझान हो, जिनके हमारा मकसद हो, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, कि क्या ये उसकी सदाकत सच्ची है विटनेस की, या टू डिस्कवर करने के लिए हु ही इज, कि ये शख्स कौन है, एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, और इस विटनेस की पोजीशन जिंदगी में क्या है। देखें, हमने जो पीछे पढ़ लिए हैं वो सवाल तो पूछे जा सकते हैं, मगर इसके अलावा एक वकील गवाह पे ये सवाल भी पूछ सकता है कि वो कौन है, उसकी जिंदगी में पोजीशन क्या है, वो कैसी जिंदगी गुजारता है, उसका म्यार जिंदगी क्या है, और लोगों की नजर में उसकी अहमियत क्या है, ताकि वो उसकी वैरासिटी चेक कर ले कि ये शख्स काबिल एतबार भी है या नहीं। नंबर 3, टू शेक हिज क्रेडिट, वो ऐसे सवालात पूछ सकता है कि उसका क्रेडिट को शेक कर सकता है, उसकी क्रेडिट को हिला सकता है। बाय इंजरिंग हिज करेक्टर, उसके करेक्टर को नुकसान पहुंचाकर। मैं भी बताता हूं। ऑल्दो द आंसर टू सच क्वेश्चन, अगरचा के ऐसे जो क्वेश्चन है माइट टेंड डायरेक्टली, जिनका मकसद ये हो कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू क्रिमिनेट हिम, कि उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है क्रिमिनेट कर देंगे, उसको किसी भी तरीके से जो है किसी इल्जाम में फंसा देंगे, और माइट एक्सपोज, या उसको एक्सपोज कर देंगे, उसको बेनकाब कर देंगे, और टेंड डायरेक्टली, या उनकी कोशिश ये है कि वो डायरेक्टली तौर के ऊपर और इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर टू एक्सपोज हिम, इसको एक्सपोज कर देंगे, टू ए पेनल्टी और फॉर फ्यूचर, या तो उसको किसी तरह की सजा दिलवा देंगे, या उसको किसी भी तरह की कुर्की उसकी हो जाएगी। अब इसको देखें, आपसे इम्तिहान में पूछेगा कि जरा के दौरान कौन से सवालात पूछे जा सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हर तरह के सवालात पूछे जा सकते हैं, जिससे उस गवाह की जो सदाकत है, सच्चाई है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए कि जज साहब ये गवाह जो है ये सच्चा नहीं है। फिर ये कौन है, ये कहां से आया, इसने कैसे देखा, ये मौके पे मौजूद क्यों था, और ये जो गवाह सच्चा भी है ये झूठा है, इसकी माशरे में क्या इज्जत है, क्या माशरे में झूठा इंसान मशहूर तो नहीं है, क्या ये हर शख्स की गवाहियां देते तो नहीं फिरता। ये तमाम चीजें देखी जाएगी ताकि उस शख्स की वैरासिटी जो है उसको हम शेक कर सके, या उसकी तमाम चीजों को, उसकी जो उसने एक अपनी पर्सनैलिटी जो पेश की है उसको हम बेनकाब कर सकें। 142, व्हेन विटनेस टू बी कॉम्पेल्ड टू आंसर, एक विटनेस को हम कब मजबूर कर सकते हैं कि वो आंसर दे। इफ एनी सच क्वेश्चन, मैं ऊपर वाला भी थोड़ा सा भी बताता हूं उसके साथ ही। इफ एनी सच क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा सवाल रिलेट्स टू ए मैटर रेलिवेंट, जिसका ताल्लुक हो असल वकूए के साथ, टू दी सूट, उस मुकदमे से, और प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग से, द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 शैल अप्लाई देयर टू, आर्टिकल 15 की जो हमने पढ़ा था इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, वो यहां पे अप्लाई होगा। अब देखो इन दोनों में क्या कहा गया। ऊपर वाले में भी यही वाली बात की गई थोड़ी आखिर में, और
नीचे जो है 142 आर्टिकल में खुलकर यह बात कर दी गई कि ऐसे क्वेश्चन वो उससे पूछ सकता है, आपसे इम्तहान में पूछेगा क्या वकील एडवर्स पार्टी ऐसे सवालात पूछ सकती है विटनेस से कि अगर वो उसका जवाब दे तो वो मुल्जिम ठहराया जाएगा, क्रिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, इनक्रिमिनेटिंग की तरफ उसको ले जाएंगे, फॉरफीचर की तरफ वो ले जाएंगे, पेनल्टी की तरफ ले जाएंगे। आप कहेंगे हाँ, उस पे आर्टिकल 15 अप्लाई फिर किया जाएगा कि वो शख्स कहेगा जैसे मैं सच बताने को तैयार हूं, मगर इन सवालों के जवाब से मुझ पे भी इल्जाम आता है, मगर आप मुझे आर्टिकल 15 कानून शहादत आर्डर का तहफ़्फ़ुज़ दें कि मेरे इस बयान को मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको सच बताता हूं। तो हर तरह का वो बयान, चाहे वो उसको मुल्जिम क्यों ना बना रहा हो एक गवाह को, तो उससे पूछा जा सकता है। ये तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया? मिसाल के तौर पर मैं गवाही देने के लिए चला गया एक बंदे की, अब मैं वहां पे दरमियान में फंसकर खड़ा हो गया कि यार मैं तो आया था गवाही देने के लिए, उल्टा अगर मैंने ये गवाही दे दी तो मैं तो खुद मुल्जिम बन जाऊंगा। मैं तो किसी का भला करने आया था, उल्टा मैं खुद मुल्जिम बनकर मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग होगी। तो इसलिए तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया उन गवाहों को कि ऐसे सवालात भी कि जो वकील पूछे, वो सवालात अगर आपको गुनहगार करार दे रहे हों या आपको किसी भी तरह का जुर्माना आयद आप पे हो सकता हो, तो आपको आर्टिकल 15 तहफ़्फ़ुज़ दे देगा कि आप कहेंगे जज साहब मुझे पहले आर्टिकल 15 का तहफ़्फ़ुज़ दो, फिर मैं आगे बताता हूं। 143 द कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, कि कब क्वेश्चन, द कोर्ट टू डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगी व्हेन क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड, क्वेश्चन कब पूछे जाएंगे, एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, और उस विटनेस को कब मजबूर किया जाएगा कि आप जवाब दो। यही नहीं कि थोड़ी सी बात हुई, मामूली सी बातों के अंदर उसको हम आर्टिकल 15 के तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू कर दें, या बात थोड़ी सी हो, उसने मामूली सी कोई गवाही देनी हो और हम उसके करैक्टर को इतना ज़्यादा शेक कर दें या उसको इतना पजल कर दें या उसको इतना मजबूर कर दें। तो अदालत को यह भी देखना होता है कि ये जो गवाही दे रहा है, जो ये बात बताने वाला है, उस बात का मेरे केस पे क्या असर पड़ेगा, क्या इससे मेरे केस के फैसला करने में आसानी होगी और केस की नोयत बदल सकती है। तब अदालत जाकर ये फैसला करती है। ये अदालत ही कंपीटेंट है, याद रखना। आपसे पूछ सकता एग्जाम में कौन कंपीटेंट है ये फैसला करने के लिए कि ये सवाल पूछा जाए या ना, तो वो सिर्फ अदालत कंपीटेंट है, आम शख्स कंपीटेंट नहीं है। इफ एनी सच क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन रिलेट टू ए मैटर, जिसका ताल्लुक हो उस मामले से, नॉट रेलिवेंट, जो रेलिवेंट तो नहीं है, यानी उसका ताल्लुक ही नहीं है, टू दी सूट, उस मुकदमे से, आर प्रोसीडिंग, या उस प्रोसीडिंग से, एक्सेप्ट इन सो फार एज इट अफेक्ट, मगर ये अफेक्ट कर सकता है, असरअंदाजी डाल सकता है, द क्रेडिट ऑफ द विटनेस, उस विटनेस की सदाकत के ऊपर, उसके किरदार के ऊपर, बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, कि उसके कैरेक्टर को हम नुकसान पहुंचाएं, ये कहें कि ये जज साहब ये जो शख्स है ये काबिल एतबार नहीं है, ये तो झूठा गवाह है। द कोर्ट शेल डिसाइड, यहां पे लफ्ज है शेल, आपसे पेपर में पूछ सकता है कि कोर्ट में डिसाइड आएगा, नहीं, कोर्ट शेल डिसाइड, कोर्ट ही फैसला करेगी। वेदर आर नॉट, आया के या नहीं, द विटनेस शेल बी कंपेल्ड, के क्या विटनेस को मैं जरूर मजबूर करूं, शेल के साथ, यहां भी शेल है, क्या उसको मजबूर करूं टू आंसर इट, किसका जवाब दे, एंड में, और अगर चाहे तो, इफ इट थिंक फिट, और अगर कोर्ट को यह मुनासिब लगे, व्हेन द विटनेस, कि जो विटनेस है वो कब, दैट ही इज नॉट ओब्लाइज टू आंसर, कि वो उसके आंसर को देने के लिए उसको मजबूर करे, उसको कहे कि आप ये दो, इन एक्सरसाइजिंग इट्स डिस्क्रिशन, और वो अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करती है। द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू फॉलोइंग कंसीडरेशन, इन तमाम स्टेप को उठाने के लिए कोर्ट को इन तमाम जो नीचे दिए जा रहे हैं इन तमाम को देखना होगा। यानी कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या मैं इस गवाह को मजबूर करूं या ना करूं सवाल
बताने पे। अब वो कौन सी बातें हैं जो कोर्ट इसको मजबूर करने से पहले सोचेगी कि ये वाली बातें, यानी उन असूलों को अपनाएगी, वो असूल है। सच क्वेश्चन आर प्रॉपर, कोर्ट ये देखेगी कि ऐसा क्वेश्चन वाकई ही मुनासिब है। इफ दे आर ऑफ सच नेचर, अगर वो इस तरह की नोयत के हों, दैट द ट्रूथ ऑफ द इम्पोर्टेशन, कि जो उस पे तोहमत लगाई गई है उसकी सच्चाई कन्वेड बाय देम, इनके जरिए से आगे पहचानी जाएगी, वुड सीरियसली अफेक्ट, और वो जरूर अच्छे तरीके से हिलाकर रख देगी, अफेक्ट करेगी द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के फैसले पे, यानी कोर्ट के फैसले पे इसका बयान बड़ा असरअंदाज हो जाएगा। ये तो इतना अच्छा बयान है, इतना कीमती बयान है, तो मैं लाजमी से पूछूं। एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, और जिसका ताल्लुक विटनेस की सदाकत से हो, उसकी सच्चाई से हो, उस पे भरोसे से हो। ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाई, उस मामले में जिसमें ये टेस्टिफाई किया जा रहा है। तो देखो आपसे ये पूछेगा इम्तिहान में, अगर कोई ऐसा बयान अदालत को ये लगे कि इसका ये बयान मेरे फैसले को ही बदल कर रख देगा, या इसके जरिए से इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी सदाकत मुझे पता चल जाएगी, तो कोर्ट उसको प्रॉपर कहेगी, यानी कि नहीं, अब मुनासिब है कि मैं इसको मजबूर करूं कि तुम ये बयान दो। अब आगे जो दो आ रहे हैं इसमें कोर्ट इम्प्रॉपर कहेगी कि नहीं, ऐसे सवाल मुनासिब नहीं पूछना। अब दूसरे में है सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर, ऐसे सवालात इम्प्रॉपर होंगे इफ द इम्पोर्टेशन, अगर उनमें तोहमत विच दे कन्वे रिलेट्स टू मैटर, कि जिसके बारे में बताया जाएगा जो का ताल्लुक है उस मामले से, सो रिमोट इन टाइम, वो उस वक्त से रिलेटेड है, ऑफ सच ए कैरेक्टर, इस कैरेक्टर से, दैट द ट्रूथ ऑफ इम्पोर्टेशन, कि जो सच्चाई है इस तोहमत की, वुड नॉट अफेक्ट, वो इतना असरअंदाज नहीं डालेगी, आर वुड अफेक्ट इन ए स्लाइट डिग्री, या अगर उसने फैसले पे असर डाला भी तो बहुत मामूली सा असर होगा, तो क्यों पूछूं मैं इससे। तो कोर्ट ऐसे सवालात कि जो मामले के ऊपर कोर्ट के फैसले पे मामूली असर डालें या डालें ही ना, तो कोर्ट कहती है इम्प्रॉपर हैं, मुनासिब नहीं इनको पूछना। द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का ओपिनियन एज टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस, विटनेस की क्रेडिबिलिटी को लेकर, विटनेस की जो है वकार को लेकर, उसकी सदाकत को लेकर, ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाइज, ऑन द मैटर टू विच ही टेस्टिफाई, उस मामले में जिसमें ये परखा जा रहा है। यानी देखें, पहले हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा वाकया कि जो कोर्ट के फैसले पे ज्यादा असर डाले, कोर्ट उसको मजबूर करेगी। अब हमने पढ़ा है जो कोर्ट के फैसले पे कम असर डाले या डाले ही ना, तो कोर्ट क्यों पूछेगी, फिर मजबूर ही नहीं करेगी। क्यों मैं इसको मजबूर करूं, जब ये इसको मैं आर्टिकल 15 की तहफ़्फ़ुज़ भी दूं, और फिर ये क्या नाम है, बात भी ऐसी बताए कि जो फैसले पे इतना असर भी ना डाले, तो कोर्ट फिर कहती है कि ये सवाल, इसको मजबूर करना इम्प्रॉपर है। तीसरा, सच क्वेश्चन आर इम्प्रॉपर, वो सवाल भी नामुनासिब होंगे इफ देयर इज ए ग्रेट डिसप्रोपोर्शन बिटवीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द इम्पोर्टेशन, किनके दरमियान, उसके तोहमत के दरमियान, एंड अगेंस्ट द विटनेस कैरेक्टर, विटनेस से कैरेक्टर के दरमियान, बताता हूं मैं भी, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एविडेंस, और एविडेंस की इंपॉर्टेंस के दरमियान। यानी इसमें यह कहा गया, अगर ऐसा सवाल कि जिसकी इंपॉर्टेंस कम है, जो तोहमत लगाई गई है, जो इल्जाम लगाया गया है, उसका इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसके बयान से, तो कोर्ट क्या कहेगी कि इतना मामूली सा जो है इसका बयान होगा, उससे बेहतर है कि मैं ये बयान लूं ही ना। ये मामूली सी नोयत का ये सवाल पूछ रहे, तो कोर्ट उसको मजबूर नहीं करेगी। दी कोर्ट में, कोर्ट अगर चाहे तो, इफ इट सीज फिट, अगर वो मुनासिब समझे, ड्रा फ्रॉम दी विटनेस, वो अख्स कर लेगी विटनेस से, विटनेस रिफ्यूजल, कि विटनेस क्यों इनकार कर रहा है, टू दी आंसर, उस जवाब से, दी इनफेरेंस, वो उससे नतीजा निकाल लेगी, दैट दी आंसर, कि ये जो जवाब था, इफ गिवन अगर दिया जाता, वुड बी अनफेवरेबल, तो ये अनफेवरेबल होता, यानी
कोर्ट सिंपल वर्ड में हमने अभी तक क्या पढ़ा, आर्टिकल 143 में, 143 में इतनी सी बात बस पढ़ी। जब कोर्ट को ये लगे कि इस बंदे की गवाही मेरे फैसले पे असर डालेगी और बड़ा अच्छा असर डालेगी, तो उसको कहेगी ठीक है जी, मैं आपको एक आर्टिकल 15 जो है उसका तहफ़्फ़ुज़ देती हूं, या उसको मजबूर करेगी नहीं आप जरूर बताओ। अगर कोर्ट को यह लगे कि इसकी बात का कोई फायदा ही नहीं होना, मैं क्यों उसको इतना मजबूर करूं, क्यों उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ दूं, तो कोर्ट उसको मजबूर नहीं करेगी। और अगर उसने किसी बात के जवाब देने से इनकार कर दिया तो कोर्ट मौका की मुनासबत देख के देखेगी इसने इनकार क्यों किया, क्या इसके इनकार से मैं ये नतीजा निकाल लूं कि ये वाकई ही बात सच्ची है या झूठी, तो कोर्ट उसके इनकार से नतीजा निकाल सकती है। ठीक है, तो ये देख सकती है कि उसने ऐसा क्यों किया है, ये कोर्ट कर सकती है, क्योंकि यदि कोर्ट में है, में के लफ्ज के साथ है। अब है 144, क्वेश्चन नॉट टू बी आस्क्ड, क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, जब तक के मौजू कोई ग्राउंड ना हो। नो सच क्वेश्चन एज इज रेफर्ड, इस तरह के कोई भी सवाल का हवाला जो दिया गया है टू इन आर्टिकल 143, जो पिछला हमने आर्टिकल पढ़ा है 143 पर, आर टू बी आस्क्ड, नहीं पूछा जाना चाहिए अनलेस दी पर्सन आस्किंग, जब तक के पर्सन जो पूछा जा रहा है इट हैज रीजनेबल ग्राउंड, जब तक उसके पास कोई मौजू ग्राउंड ना हो फॉर थिंकिंग, इसको सोचने के लिए, दैट द इम्पुटेशन के जो इल्जाम लगाया जा रहा है या तोहमत लगाई जा रही है, विच इट कन्वेज इज वेल फाउंडेड, तो इससे हमें कोई अच्छी बात मिल सकती है। यानी सिंपल बात, कोई ग्राउंड हो, मौजू ग्राउंड हो, तो आप उसको मजबूर करें कि नहीं ये तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वो कहे जी मैं जवाब नहीं देना चाहता, और जज साहब को ये लगे नहीं इसका जवाब तो फैसले पे असरअंदाजी करने वाला है, तो जज साहब कहेंगे आप क्यों नहीं जवाब देते। वो कहेगा जज साहब मैं अगर इसका जवाब देता हूं तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो जज साहब क्या कहेंगे, अच्छा मैं तुम्हें आर्टिकल, वो कहेगा मुझे आर्टिकल 15 की जो है तहफ़्फ़ुज़ दें, तो जज साहब कहेंगे ठीक है, क्योंकि ये इतना तुम्हारा बयान इतना ज्यादा अहमियत के हामिल है कि इससे अदालत का फैसला बदला जा सकता है, तो मैं तुम्हें आर्टिकल 15 की जो है वो प्रोटेक्शन देती हूं। 145, प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन, कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा उन केसों में क्वेश्चन के बीइंग आस्क्ड, जो पूछे गए हैं विदाउट रीजन एबल ग्राउंड, ना मुनासिब ग्राउंड पर, यानी ऐसा ग्राउंड भी नहीं था जो मौजू हो, मगर फिर भी वकील साहब ने जबरदस्ती करके और ये कहा कि नहीं मैं तो पूछ कर रहूंगा, बेशक ग्राउंड बनता है या नहीं बनता, उसको मजबूर किया, तो अब जज साहब उस वकील के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं ये इसमें बताया गया। इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, अगर कोर्ट का ये नजरिया हो दैट एनी सच क्वेश्चन के ऐसा कोई भी सवाल वाज आस्क्ड जो पूछा गया था विदाउट रीजनेबल ग्राउंड, और उसका कोई ग्राउंड भी नहीं बनता था, इट में, अगर वो चाहे, इफ इट वाज आस्क्ड, अगर वो पूछा गया है बाय एनी एडवोकेट, किसी भी वकील के जरिए से, रिपोर्ट टू दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, वो उस केस के हालात की रिपोर्ट देगी टू दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को, आर अदर अथॉरिटी, या कोई दूसरी जो है अथॉरिटी को, टू विच सच एडवोकेट इज सब्जेक्ट, जिसका इस वकील से कोई ताल्लुक है, मुतलका इसके दायरे से, वो रिपोर्ट उसको देगी इन एक्सरसाइज ऑफ हिज प्रोफेशन, जिसका इसकी वकालत के प्रोफेशन से मुतलका कोई ताल्लुक है, यानी इसके हुक्काम को देगी, इसके ऑफिसर को देगी भी देखें आपके इस बंदे को कानून ये कहता था कि रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, फिर भी इन्होंने जबरदस्ती जो है अदालत के रूल को तोड़ा है, तो अब आप इस पे जो है वो कार्रवाई करें, इससे पूछ गूछ करें इसने ऐसा क्यों किया, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। 146, इनडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चन, गैर मुनासिब और स्कैंडल वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। द कोर्ट में फॉरबिड, कोर्ट चाहे तो मे के साथ है, कोर्ट में फॉरबिड, कोर्ट चाहे तो मना कर सकती है, एनी क्वेश्चन, कोई भी सवाल, आर इंक्वायरी, या किसी भी तरह की इंक्वायरी, विच इट रिगार्ड एज इनडिसेंट, जो ऐसा लगता है कि वो डिसेंट नहीं है, आर स्कैंडुलस, या वो तो स्कैंडल वाला कोई मामला है, ऑल दो सच क्वेश्चन
अगरचे के वो सवालात और इंक्वायरी या इस तरह की इंक्वायरियां मे हैव सम बेरिंग ऑन द क्वेश्चन, उनसे कोई नतीजा भी कुछ ना कुछ निकल आए बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, अनलेस दे रिलेट टू द फैक्ट, मगर उनका ताल्लुक फैक्ट इन इशू से ना हो। मैं भी समझाता हूं, आर टू मैटर नेसेसरी, या उस मामले से भी ना हो, टू बी नोन, जिसको जानना जरूरी था, इन ऑर्डर टू डिटरमिन, ताकि ताकि हम मालूम कर सकते वेदर आर नॉट द फैक्ट इन इशू एग्जिस्टेड, कि वाकई ये वक़ुआ हुआ है या नहीं हुआ। यानी ये देखें, इसमें ये कहा गया अगर फैक्ट इन इशू यानी असल वाक्य से और नेसेसरी फैक्ट कोई बहुत ही ज्यादा अहम कोई वाक्य से अगर इस बंदे की गवाही ताल्लुक नहीं रखती, तो अदालत क्या कहेगी, इसको मजबूर ना करो, ये इस तरह का सवाल स्कैंडल बनाएगा, ये इनडिसेंट है, इसको ना पूछो। हाँ, अगर कोर्ट को ये लगे बेशक मामला स्कैंडल बनाता है, स्कैंडुलस है, या ये मामला इनडिसेंट है, मगर इसका जवाब इतना अहम है कि इसका ताल्लुक फैक्ट इन इशू से है, असल वकूए से है, ये नेसेसरी मैटर से है, जरूरी हकायक से है, तब कोर्ट कहेगी चलो कोई मसला नहीं। अगर कोई स्कैंडुलस मैटर है भी, मगर क्यों कि इसकी गवाही मेरे फैसले के लिए बहुत जरूरी है, तो कोर्ट मजबूर करेगी, अगर नहीं तो फिर नहीं करेगी। 147 प्रोसीजर ऑफ कोर्ट इन केस ऑफ डिफेमेशन, कोर्ट का क्या प्रोसीजर होगा कब के डिफेमेशन के अंदर, लेबल एंड सिलेंडर, यानी ये तमाम टर्में जो आपने एलएलबी में पढ़ी थी कि इसका ताल्लुक क्या है कि किसी के ऊपर जो है किसी पे डिफेमेशन के दावे करना, तोहमतें लगाना, इस तरह के बदनाम करना, इस तरह। व्हेन ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, जब एक शख्स जो है वो प्रोसिक्यूटेड हो रहा हो, और सूड फॉर मेकिंग, ये उस पर दावा किया गया हो, किसके लिए, मेकिंग और पब्लिशिंग एंड इंपोर्टेशन की उसने तोहमत लगाई है ऑफ ए डिफेमेटरी, किसी को बदनाम करने के लिए, लेबेलियस और सिलेंडरस नेचर, जो लेबल या सिलेंडर नेचर की, जो हमने एलएलबी में पढ़ा था कि हाँ तहरीरी तौर पे उसने इल्जाम लगाया या उसने जबानी तौर पे कहा, वो सारा आपको पता है एलएलबी में। वेदर सच पर्सन, द कोर्ट शैल नॉट, कोर्ट जरूर नहीं करेगी, बिफोर इट हैज रिकॉर्डेड इट्स फाइंडिंग, इससे पहले कि वो अपनी फाइंडिंग लिखे, ऑन द इशू, उन मामलात पे, वेदर सच पर्सन डिड मेक, के वाकई इसने ऐसा किया भी है या नहीं, और पब्लिश, ये इसने को पब्लिश की है, सच इंपोर्टेशन, इस तरह के इल्जामात या तोहमतें, एंड वेदर, आया कि सच इंपोर्टेशन इज ट्रू, क्या वाकई ही जो उसने तोहमत लगाई है यह तोहमत सच्ची तो नहीं। परमिट एनी क्वेश्चन, अब कोर्ट इजाजत दे देगी हर उस सवाल का, टू बी पुट टू एनी विटनेस, के किसी भी तुम गवाह से पूछ लो, फॉर द पर्पस ऑफ इंजरिंग द करेक्टर, जिसका ताल्लुक, जिसकी मंशा ये हो कि उस विटनेस के करेक्टर को हम शेक करें, उसके करेक्टर को हिलाकर रख दें, उसकी सदाकत को हम झंझोड़ दें कि ये झूठा है। ऑफ द पर्सन, उस शख्स के, इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, जिसके जरिए से सच इंपोर्टेशन हैज, इस तरह की जो ये तोहमत है वो लगाई गई है, और इज एलिज्ड, ये जिस पे इल्जाम है, टू हैव बीन मेड, किसने बनाई है, और एनी अदर पर्सन, ये कोई भी शख्स, वेदर डेड और अलाइव, चाहे वो फोत हो चुका हो, ये बड़ा कीमती लफ्ज है डेड वाला, क्या आपसे पूछ सकता है पेपर में कि क्या कोई शख्स मर गया हो, उस पर भी किसी ने इल्जाम लगाया हो तो उस पर भी कोई कार्रवाई होती है। हाँ, बेशक वो तो मर चुका, मगर उसकी फैमिली तो जिंदा है, तुम उसके बड़ों पे इल्जाम लगाओगे तो उसकी फैमिली को के जो है इज्जत पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा। मे बी नेसेसरी, डेड, अच्छा, वेदर डेड और अलाइव, चाहे वो शख्स जिंदा हो या फोत हो चुका हो, इन होम ही इज इंटरेस्टेड, जिसका ताल्लुक इस शख्स से हो, एक्सेप्ट इन सो फार एज एनी सच क्वेश्चन, मा सिवाय ऐसे सवालात के, मे बी नेसेसरी, जिनका ताल्लुक जरूरी हो, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग, ताकि हम डिटरमिन कर सकें, सोच सकें, द ट्रूथ ऑफ द इंपोर्टेशन, कि ये जो इल्जाम है, द ट्रूथ ऑफ द इंपोर्टेशन, कि ये जो इंपोर्टेशन, ये जो तोहमत है, इसकी सच्चाई क्या है, एलिज, जो इल्जाम लगाया गया है, टू हैव बीन मेड, क्या वाकई ऐसा है, और पब्लिश, या पब्लिश किया गया है। बस इतना से इसमें बात की गई।
अगर किसी शख्स ने डिफेमेशन का किसी के खिलाफ कार्रवाई की, कोई दावा किया कि इसने मुझे बदनाम किया तहरीरी जरिए से या जुबानी लफ्जों से, चाहे वो शख्स के फौतशुदा लोगों को उसने किया हो या जिंदा को उसने बदनाम किया हो, तो अदालत पहले ये देखेगी कि आया कि जो उसने बातें कही हैं क्या वो सच तो नहीं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि ये जो शख्स है ये हर एक से फ्रॉड करता है, तो अदालत ही देखेगी, मैं पहले देख लूं, क्या पता ये जिस बंदे पे दावा हुआ पड़ा, केस किया हुआ है, क्या पता ये बेचारा सच्चा हो, कि वाकई जो दावा करने वाला शख्स है वो क्या पता वाकई फ्रॉडी हो। तो पहले कोर्ट देखेगी क्या वाकई इसकी जो उसने इल्जाम लगाया है इसकी बात में दम है या नहीं है, कोई सच्चाई है या नहीं है। तो उसके तमाम तरह के प्रोसीडिंग को कोर्ट अब इजाजत दे देगी कि आप हर वो मौजू सवाल पूछ सकते हैं जिससे पता चले कि जो इल्जाम लगाया है वो वाकई सच्चा इल्जाम है या झूठी तोहमत है। तो यानी झूठी तोहमत और सच्ची बात कहने के फैसले को मालूम करने के लिए कोर्ट सवालों की इजाजत देगी कि अब आप पूछ सकते हैं। 148 क्वेश्चन इंटेंडेड टू इंसल्ट, ऐसे क्वेश्चन जिनकी मंशा हो कि वो बेइज्जती करें, आर एनॉय या रंज या तौहीन पहुंचाएं किसी शख्स को। दी कोर्ट शेल फॉर्मेट, शेल के साथ कोर्ट जरूर मना कर देगी एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को विच अपीयर्स टू इट, जो कोर्ट को लगे, टू बी इंटेंडेड, जिसकी मंशा ये है, टू इंसल्ट, कि वो इंसल्ट करे, आर एनॉय या रंज पहुंचाए या तौहीन करे, आर विच या जो, दू प्रॉपर, अगरचा के वो मौजू भी हो इन इटसेल्फ अपने आप में, अपीयर्स टू द कोर्ट, मगर कोर्ट को ऐसा लगे, नीडलेसली ऑफेंसिव इन फॉर्म, वो बेजरूरी हैं। यानी कोर्ट ऐसे सवालात को जिसका ताल्लुक, जिसकी मंशा ये हो कि मैं इस गवाह को बदनाम करूं, इसको रंज पहुंचाऊं, इसकी इंसल्ट करूं, कोर्ट कहेगी नहीं तुमने नहीं पूछना। कोर्ट ये कहे, कोर्ट को ये लगे कि ये सवाल जो हैं ये प्रॉपर हैं, कि मौजू तो हैं मगर उसके सवाल पूछने से फायदा कम होगा, उल्टा नुकसान और रंज ज्यादा होगा, तो कोर्ट अब कहेगी बस रहने दो, किसी और जरिए से हम पता कर लेते हैं, ये सवाल प्रॉपर नहीं है, ये शख्स को बदनाम ज्यादा करेंगे। यानी सिंपल वर्डिंग में वो सवालात, यानी सिंपल वर्डिंग में वो सवालात जो किसी को रंज पहुंचाएं, किसी की इंसल्ट करें, कोर्ट उसको पूछने से मना कर देगी। 149 एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कंट्राडिक्ट, उन एविडेंस को निकालना, टू कंट्राडिक्ट, जो मतजाद, कंट्राडिक्ट आंसर, जो मतजाद आंसर देते हैं, टू द क्वेश्चन, उन सवालों का, टेस्टिंग वैरेसिटी, जो कि किसी की सदाकत को परखते हैं। व्हेन ए विटनेस हैज बीन आस्क्ड, जब किसी गवाह को पूछा गया, एंड हैज आंसर्ड, उसने जवाब दिया, एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल का, विच इज रेलिवेंट, जिसका ताल्लुक था वकूए से, टू द इंक्वायरी, सो इंक्वायरी से, ओनली इन सो फार एज इट टेंड्स टू शेक, और उसकी मंशा ये थी कि वो शेक कर दे, हिला कर रख दे, हिज क्रेडिट बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर, गवाह के किरदार को हिला दे, दागदार कर दे। नो एविडेंस शैल बी गिवन टू कंट्राडिक्ट हिम, तो कोई भी जो है किसी भी तरह का एविडेंस नहीं दिया जाएगा उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए। बट इफ ही आंसर फॉल्सली, अगर उसने उसका जवाब गलत दिया, ही मे आफ्टरवर्ड बी चार्ज, तब उसको क्या करेगी कोर्ट, उसको चार्ज करेगी विद गिविंग फॉल्स एविडेंस, कि तुमने क्यों झूठा वो सबूत दिया था। यानी सिंपल वर्ड में कि शहादत की कबूलियत या अदखाल ना होगी जो कि गवाह के किरदार को कमजोर करने की गर्ज से पूछे गए हों। यानी ऐसी बातों को कोर्ट एडमिजिबल नहीं करेगी जिसका मंशा ही ये हो, ऐसा सवाल जिसका मकसद ही ये हो कि किसी भी गवाह को जो है हम उसको जानबूझकर वो करें, उसको जानबूझकर जो उसके किरदार को शेक करें, उसको कोर्ट जो है इजाजत नहीं देगी। हाँ, ऐसे सवालात कि बेशक उसके किरदार को मफलूज कर रहे हैं विटनेस के, मगर उससे हमें फायदा पहुंच रहा है केस का, तो फिर अदालत जवाब दे देगी। नहीं, सारा जो अभी तक हमने पढ़ा ना, इसका सम एंड सब्सटेंस क्या चल रहा है, जो मौजू मामले हो गए कोर्ट उनकी इजाजत देगी कि तुम पूछ सकते हो गवाह से ये सवालात, या ऐसे सवालात पूछने की इजाजत देगी जो पूरे केस की नोयत ही बदल दें या काफी सारी नोयत बदल दे केस की, तो उनकी इजाजत दे देगी, चाहे कि वो सवालात स्कैंडलसी क्यों ना हो,
चाहे वो उस शख्स को इनक्रिमिनेट ही क्यों ना करते हों, तो उनकी इजाजत देगी जहां पे कोर्ट को प्रॉपर लगेगा। एक्सेप्शन, मां सिवाय। अब इसमें दो एक्सेप्शन आ गई हैं। पहली, इफ ए विटनेस इज आस्क्ड, अगर विटनेस से पूछा गया वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, क्या तुम पहले कभी कैद किए गए हो, तुम्हें सजा दी गई है, ऑफ एनी क्राइम, किसी भी जुर्म के अंदर, एंड डिनाइज इट, और वो कहता है कि मुझे तो नहीं दी गई, एविडेंस में बी गिवन, अब सबूत लिए जाएंगे ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन, कि चेक तो करो ये बंदा जो कहता है मुझे कभी मेरे खिलाफ कभी कोई सजा मुझे हुई नहीं, चेक करो, हमें शक है कि नहीं ये बंदे को पहले सजा हुई है, तो अब जो है एविडेंस दिए जा सकते हैं। तो आपसे पूछ सकता कि प्रीवियस कन्विक्शन को चेक करने के लिए क्या एविडेंस दिए जा सकते हैं, आप कहेंगे हां। अब है इफ ए विटनेस इज आस्क्ड, अगर कोई विटनेस को, देखो ऊपर हमने क्या कहा था कि ऐसी बातें जो किसी को किरदार को हिलाएं, हम गवाही, हम एविडेंस उसके बारे में नहीं देंगे, मगर नीचे दो एक्सेप्शन आ गई, तब हम एविडेंस देंगे जब एक बंदे से पूछा जाए कि भाई तुम पहले कभी पकड़े तो नहीं गए, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई तो कानूनी नहीं हुई, और वो कहता नहीं, तो अब हम गवाही, अब हम सबूत देंगे कि नहीं जज साहब ये पर्चा इसके खिलाफ हुआ था, देखें ये झूठ बोलता है। तो ये दो एक्सेप्शन इसमें दी। दूसरी एक्सेप्शन, इफ ए विटनेस इज आस्क्ड, अगर विटनेस से पूछा गया एनी क्वेश्चन टेंडिंग टू इम्पीच, जिसका मकसद था कि इम्पीच हिज इम्पार्शलिटी, कि वो इम्पीच कर दे, यानी वो हिला दे इसको, किसको, कि ये शख्स पार्शल नहीं, न्यूट्रल नहीं है, ये शख्स के अंदर कोई यानी दाल में कुछ काला है, एंड आंसर इट बाय डिनाइंग, और वो उसका जवाब देता है कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं। द फैक्ट सजेस्टेड, और जो फैक्ट हैं वो ये तजवीज करते हो ही मे बी कंट्राडिक्ट, कि इसको कंट्राडिक्ट किया जा सकता है, यानी सिंपल सी बात, आम तरीके से किसी भी शख्स के किरदार को मामूली बातों के अंदर हम उसको शेक नहीं करेंगे। हां, अगर ऐसा हो कि प्रीवियस कन्विक्शन से हो या उसके कैरेक्टर को इम्पार्शल करके दिखाना हो, तब हम उसके खिलाफ एविडेंस दे सकते हैं कि जज साहब ये तो कहता कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं गया, ये देखो उसके खिलाफ तो फला पर्चा है। 150, होस्टाइल विटनेस, बड़ा अहम है। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, मैंने अपना गवाह बुलाया अपने मफाद के लिए कि मेरे हक में गवाही दे, और उल्टा आके मेरे खिलाफ गवाहियां देने लग गया, तो अब मैं कोर्ट की परमिशन से उससे सवालात पूछ सकता हूं, मगर कुछ शरायत है, मैं भी बताता हूं। क्वेश्चन बाय पार्टी टू हिज ओन विटनेस, अपने ही गवाह से वकील के खुद सवालात करना। दी कोर्ट में, अगर कोर्ट चाहे तो, मे के साथ है, इन हिज डिस्क्रिशन, अपनी सवाबदीद पर, परमिट्स दी पर्सन, शख्स को इजाजत देगी, हु कॉल्स ए विटनेस, जिसने विटनेस को बुलाया है, टू पुट एनी क्वेश्चन, को उससे कोई भी सवाल करे, टू हिम, उससे, विच माइट बी पुट इन क्रॉस एग्जामिनेशन, जो उससे जरा में पूछे जा सकते थे, बाय द एडवर्स पार्टी, मुखालिफ पार्टी के जरिए से। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने अपने एक गवाह को बुलाया जिसने ये कहा कि नहीं, जिसने ये कहना था कि हाँ वाकई ही ये जो वकुआ हुआ है, इस जो आसिफ का जो क्लाइंट है उसको वाकई दूसरी पार्टी ने मारा है, और वो जब मैं उसको गवाही के लिए लेकर आया वो कहता जी नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो अब ऐसी कंडीशन में, बड़ा मैं कीमती नुक्ता बता रहा हूं, सिर्फ इस बुनियाद पे हम उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि मैं जज साहब से, जज साहब मैं तो उसको लेके आया था अपने भले के लिए, ये तो उल्टा मेरा नुकसान कर रहा है, तब जज साहब इजाजत नहीं देंगे। हाँ, कब इजाजत देंगे कि मैं उससे सवाल पूछूं ऐसा क्यों कर रहा है भाई तू, कब, कि जब वो केस की नोयत बदल रहा हो, जब जज साहब को भी लगे कि ये बंदा जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा है कि जो केस को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो जब जज साहब को लगे कि ये बंदा जानबूझ के केस को खराब कर रहा है, तब जज साहब उससे क्वेश्चन करने की इजाजत देंगे। मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा इम्तिहान में, अगर एक कॉलिंग पार्टी के खिलाफ कोई गवाही देता है तो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर हम उसको होस्टाइल विटनेस करार दे सकते हैं, आप कहेंगे नहीं, सिर्फ इसी बुनियाद पे कि नहीं ये तो मेरी मर्जी का जवाब नहीं दे रहा, मैं ये कहूं जज साहब ये मेरी मर्जी का जवाब नहीं दे रहा जो मैं चाहता था, इस बुनियाद पे वो स्टाइल नहीं है। हां, जज साहब को भी लगे कि यार ये जो बंदा है ये केस की नोयत ही बदल रहा है, केस कुछ और कह रहा है, ये जानबूझ के कुछ और कह रहा है,
तब कहे जज साहब कहेंगे ठीक है जी, तुमने अपना गवाह बुलाया था, ये मुनहरफ हो चुका है, तुम्हारे खिलाफ हो गया, अब इससे पूछो ये खिलाफ क्यों गया है, इससे सवाल जवाब करो। 151 इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस। हम विटनेस के क्रेडिट को, उसकी सदाकत को हम इम्पीच करेंगे, उसके किरदार को मफलूज करेंगे। द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस मे बी इम्पीच, किसी भी गवाह के किरदार को मफलूज कर सकते हैं इन दी फॉलोइंग वेज, इन तरीकों से, बाय द एडवर्स पार्टी, मुखालिफ वकील के जरिए से, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, मगर कोर्ट की इजाजत लेकर, बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, उस पार्टी के जरिए से इसने इसको बुलाया है, हिम किस तरीके से, बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन, किसी शख्स को गवाह बनाकर पेश करना, हु टेस्टिफाई दैट, जो ये गवाही दे कि ये शख्स, फ्रॉम देयर नॉलेज, कि मुझे तो इल्म है, ऑफ द विटनेस, इस गवाह के बारे में, बिलीव हिम, और मैं ये यकीन रखता हूं, टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट, कि ये जो गवाह झूठा है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि एक गवाह अदालत के अंदर पेश हुआ, उस गवाह की सदाकत को झुटलाने के लिए क्या दूसरा शख्स आ सकता है, गवाही दे सकता है कि जज साहब मैं इसको पर्सनली जानता हूं, ये पैसे लेता है, हर शख्स की गवाहियां देना शुरू कर देता है, ये तो एक किराए का गवाह है। तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है। बाय प्रूफ, उस सबूत के जरिए से, दैट द विटनेस हैज बीन ब्राइब्ड, कि इस जो विटनेस है इसने रिश्वत ले ली है, और हैज एक्सेप्टेड दी ऑफर्ड ऑफ ए ब्राइब, या उसने ऑफर कबूल कर ली है कि मैं रिश्वत लूंगा, और हैज रिसीव्ड एनी अदर करप्ट इंड्यूसमेंट, या किसी भी करप्ट तरीके से उसको इंड्यूस किया गया है, टू गिव हिज एविडेंस, कि ये वाली गवाही दे दो। तो हाँ, अगर आपसे पेपर में पूछेगा, अगर एक गवाह पे ये शक हो जाए कि इसने रिश्वत ले ली है या इसने ऑफर कबूल कर ली है, तो क्या उसकी इस बात को साबित करने के लिए हम कोई गवाह पेश कर सकते हैं? बेशक, बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा, बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट, ये उसका पिछला कोई ऐसा बयान इनकंसिस्टेंट, जो मुतजाद हो, जो बिल्कुल उल्ट हो, विद एनी पार्ट, किसी भी हिस्से से, ऑफ हिज एविडेंस, उसके अपने सबूत के बारे में, विच इज लाइएबल टू बी कंट्राडिक्ट, जो इस काबिल हो कि उसकी अपनी गवाही को झुटला रहा है। मिसाल के तौर के ऊपर, एक गवाह ने अपनी केस के दौरान अपनी पहले कुछ और गवाही दी और बाद में कुछ और बातें की, तो अब पहली वाली बातों को बतौर सबूत लेके आया जा सकता है कि जज साहब देखें, ये शख्स पहले कुछ और बात करता है, अब कुछ और करता है, तो इसमें से सच्ची बात क्या है इससे पूछें, तो ये वाली कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन आप और इलिस्ट्रेशन जरूर आपने देखनी है। आगे है 152, क्वेश्चन टेंडिंग टू कॉरोबरेट एविडेंस, ऐसे क्वेश्चन जिनकी मंशा हो कि वो कॉरोबरेट करे, साथ दें, एविडेंस ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट को, एडमिजिबल, जिनको काबिल अदखाल करना, जिनको कबूल करना है। व्हेन विटनेस होम, जब एक ऐसा विटनेस होम इट इज इंटेंडेड, जिसके लिए मंशा ये हो, टू कॉरोबरेट, गिव एविडेंस, कि जिसका जो एविडेंस है वो कॉरोबरेशन करेगा, कोई ना कोई मदद कर देगा, ऑफ एनी रेलिवेंट फैक्ट, किसी भी रेलिवेंट फैक्ट को लेकर, ही मे बी क्वेश्चन, अब उससे सवाल कर सकते हैं, एज टू एनी अदर सर्कमस्टांसेस, किसी भी ऐसे हालात को, विच ही ऑब्जर्व, कि क्या उसने उसका मुशाहिदा किया था, एट, उस पर, और नियर टू द टाइम, या क्या वो उस वक्त पे वहां पे मौजूद था, और प्लेस, या उस जगह पर, एट विच सच रेलिवेंट फैक्ट अकर्ड, जहां पर ये वाला वाकया हुआ था। इफ द कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन, अगर कोर्ट का ये नजरिया हो या कोर्ट को ये लगे, दैट सच सर्कमस्टेंसेस इफ प्रूव्ड, अगर ऐसे हालात साबित हो जाते हैं, वुड कॉरोबरेट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, तो ये गवाह जो गवाही दे रहा है, इसकी गवाही और मजबूत हो जाएगी, कॉरोबरेशन उसको मिल जाएगी। तो टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस, उस विटनेस की जो गवाही है वो कॉरोबरेट हो जाएगी, एज टू द रेलिवेंट फैक्ट, जिसका ताल्लुक असल वकूए से जुड़ा हुआ हो, विच ही टेस्टिफाइज, जिसके बारे में
पूछा जा रहा है। यानी सिंपल वर्ड में 152 में यह कहा गया, हर वो चीज की गवाही ली जा सकती है, उसके सबूत दिए जा सकते हैं जिससे एक विटनेस की गवाही को तकवीत मिले या उसकी गवाही को किसी न किसी तरीके से हम ये देखें कि ये गवाही कुछ बदल रही है। यानी कॉरपोरेशन जहां पे हो ना, वहां पर हम गवाह की गवाही को मजबूत करने के लिए शहादत ले सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं। 153, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस मे बी प्रूव्ड। एक विटनेस की पिछली जो बयान है हम उसको प्रूव कर सकते हैं टू कॉरपोरेट लेटर टेस्टिमनी। लेटर टेस्टिमनी उसके बाद वाले बयान को लेकर एज टू सेम फैक्ट जिसका एक ही हकायक से ताल्लुक हो। यानी एक ही तरह का हकायक चल रहा है, एक ही केस चल रहा है, एक गवाह ने उसी के अंदर पहले भी गवाही दी कि जज साहब मैंने देखा वाकई ही इसने अपने हाथ से इस शख्स को जो है ये चाकू मारा, अब इसने पहले ये गवाही दे दी। अब ये इसकी गवाही क्या बाद में किसी जगह पे काम आ सकती है? हाँ, आ सकती है। हम इसी की गवाही को जो एडमिसिबल हो चुकी हो तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू कॉरपोरेट द टेस्टिमनी, इस वजह से हम कोई जो टेस्टिमनी है, जो गवाही है, कोई बयान है ऑफ द विटनेस किसी गवाह का, हम उसको कॉरपोरेट कर सकते हैं एनी फॉर्मल स्टेटमेंट जो उसने पहले दिया था, मेड बाय सच विटनेस, जो खुद उस गवाह ने दिया था, रिलेटिंग टू द सेम फैक्ट जिसका ताल्लुक इसी वकूए से है, एट और अबाउट द टाइम, या उस वकूए के वक्त से है, व्हेन द फैक्ट टुक प्लेस, कि जब ये वकूआ हुआ, और बिफोर एनी अथॉरिटी, या किसी भी ऐसी अथॉरिटी के सामने लीगली कंपिटेंट, जो लीगली कंपिटेंट है टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स, कि वो इन्वेस्टिगेट कर सके इन फैक्ट्स को, मे बी प्रूव्ड, हम उसको प्रूव कर सकते हैं। यानी सिंपल बात, एक गवाह की जो पहले गवाही दी गई और वो गवाही एडमिसिबल हो गई, उसी गवाही को हम बाद वाले उसी केस की नोयत को लेकर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट मैटर मे बी प्रूव्ड, क्या क्या चीजें प्रूव की जा सकती हैं इन कनेक्शन विद प्रूव्ड, इस कनेक्शन को लेकर के वो प्रूव्ड किए जाएं स्टेटमेंट रेलिवेंट अंडर आर्टिकल 46 और 47। यानी आर्टिकल 46 और 47 को लिंक करके हम किस किस चीज को प्रूव कर सकते हैं। वेन एवर एनी स्टेटमेंट रेलिवेंट, जब कोई भी स्टेटमेंट जिसका कोई ताल्लुक हो अंडर आर्टिकल 46 और 47, 46 या 47 आर्टिकल से, इज अप्रूव्ड, अगर वो साबित हो जाती है। ऑल मैटर, तमाम मामलात में भी प्रूव्ड, हम उनको भी साबित कर सकते हैं, एदर इन ऑर्डर टू कंट्राडिक्ट, चाहे तो उसको उसका उल्ट लेकर, आर टू कॉरपोरेट, या उसकी हमायत में लेकर, यानी चाहे तो उसकी खिलाफ लेकर या उसकी हमायत में हम कर सकते हैं। मैं भी बताता हूं। आर इन ऑर्डर टू इम्पीच, ये इसलिए कि हम इम्पीच कर दें, हिला दें, मफलूज कर दें। आर कन्फर्म, या मजबूत कर दें द क्रेडिट ऑफ द पर्सन, किसी भी शख्स की सदाकत को, बाय हुम इट वॉज मेड, कि जिसने ये गवाही दी थी, विच माइट हैव बीन प्रूव्ड, जिसको प्रूव हो जाना चाहिए था, इफ दैट पर्सन हैड बीन कॉल्ड ए विटनेस, अगर शख्स को विटनेस बुलाया जाता, एंड हैड डिनाइड अपॉन क्रॉस एग्जामिनेशन द ट्रूथ ऑफ द मैटर सजेस्टेड। सिंपल सी ये बात है, देखें, इसमें यह कहा गया कि आर्टिकल्स 46 और 47 के तहत अगर कोई ऐसी बात कि जो बाद वाले वकूए से लिंक करती हो, अगर एक बात प्रूफ हो जाती है तो उसके प्रूफ होने पे क्या बाकी बातें हम प्रूफ कर सकते हैं? हाँ, सिंपल सी मिसाल, एक औरत इल्जाम लगाती है कि जैसा भी शख्स ने मुझसे शादी की, मुझसे निकाह किया, इसने मुझे इतना जो है हक महर दिया, इसने मेरे नाम पे प्लाट लिख के दिया, मकान लिख के दिया, सोना लिख के दिया, और ये जो बच्चे हैं ये इसके हैं। अब आर्टिकल 46 और 47 के लिंक के जरिए से यह साबित हो जाता है कि निकाह ही नहीं हुआ,
तो भाई जब एक चीज प्रूफ होगी, जब निकाह ही नहीं है तो फिर बच्चों का कहां से सवाल आ गया, फिर हक महर का कहां से सवाल आ गया। तो देखो, एक चीज प्रूफ हो जाए, चाहे हमायत में हो या चाहे मुखालफत में हो, ये बड़ा कीमती लफ्ज है, चाहे हमायत में हो या मुखालफत में हो, तो अगली बात ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है। तो देखो, क्या प्रूफ हुआ कि निकाह हुआ ही नहीं, या अगर प्रूफ हो जाता कि निकाह हुआ है तो फिर दूसरी बातें भी प्रूफ है तकरीबन, कि जब निकाह हुआ है तो ये बच्चे भी फिर इसी के हैं ना, फिर इसने वाकई ही इसको कोई ना कोई हक महर दिया होगा। अब इसके ऊपर हम केस आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बड़ा अहम है 155, रिफ्रेशिंग मेमोरी। रिफ्रेशिंग मेमोरी पहले किसको कहते हैं, ये देखें। एक इंसान, जो ऑफिसर जो आते हैं, या कोई भी गवाह जो कि उसके अंदर अदालत में आता है, अब उसकी गवाही कब होती है, महीनों गुजर जाते हैं, कभी साल भी गुजर जाते हैं, अब उसको बुलाया जाता है कि भाई तुमने ये वाकया देखा था। वो कहता जज साहब मैं तो भूल चुका उसकी पूरा वाकया, तो हाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, या मुझे फलां चीज अगर दिखा दी जाए तो मुझे याद आ जाएगा। तो उसकी यादाश्त को फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स उसको दे दिए जाते हैं कि भाई इसको एक नजर देख लो कि तुम क्या कहते हो। तो इसको कहते हैं रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। ए विटनेस में, अगर विटनेस अगर चाहे वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब उसका एग्जामिनेशन चल रहा हो, रिफ्रेश इज मेमोरी, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है बाय रेफरिंग टू एनी राइटिंग, कोई भी राइटिंग को लेकर, मेड बाय हिमसेल्फ, जो उसने खुद लिखी, एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन, उस वकूए के दौरान, उस वकूए को लेकर, कंसर्निंग विच ही इज क्वेश्चन, जिसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं, आर सो सून आफ्टर दैट, या उसके फौरी बाद, आर सो सून आफ्टरवर्ड, या उसके फौरी ही बाद, दैट द कोर्ट कंसीडर, के कोर्ट को ऐसा लगे, इट लाइकली दैट द ट्रांजेक्शन वाज एट द टाइम, कि ये वाकई ही उस वकूए से ताल्लुक रखते हैं, उस वक्त से ताल्लुक रखते हैं, फ्रेश इन इज मेमोरी, जो उसकी मेमोरी के अंदर फ्रेश है। मैं तफसील आगे बताता हूं इसका। 155(2), द विटनेस में आल्सो रेफर, विटनेस को हम रेफर कर सकते हैं टू एनी राइटिंग, कोई भी राइटिंग मेड बाय एनी अदर पर्सन, जो किसी और शख्स ने लिखी हो, एंड रीड बाय द विटनेस, मगर इसने उसको पढ़ा था, विद इन द टाइम एफोर्ड सेड, उस वक्त में जो हमने ऊपर कहा है, इफ व्हेन ही रीड, जब उसने इसको पढ़ा, इट ही न्यू, तब वो जानता है, दैट टू बी करेक्ट, कि ये सच्ची है। तीसरा, मैं पूरा सारा आपको बताता हूं। वेन एवर विटनेस में रिफ्रेश, जब एक विटनेस रिफ्रेश करना चाहे मेमोरी, अपनी मेमोरी को, बाय रेफरेंस टू एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट का हवाला लेकर, ही में, अगर वो चाहे तो, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की इजाजत लेकर, रेफर टू ए कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उस तरह की डॉक्यूमेंट की कॉपी दे सकता है, ओरिजिनल को छोड़कर कॉपी दे सकता है। अब इसमें प्रोवाइडेड आ गया, प्रोविजन आ गई, प्रोवाइडेड द कोर्ट बी सेटिस्फाइड, मगर शर्त यह कि कोर्ट को वो सेटिस्फाई करेगा, दैट देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड, कि काफी मेरे पास सफिशिएंट ग्राउंड है या सफिशिएंट रीजन है, फॉर द नॉन प्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल, कि मैं क्यों ओरिजिनल पेश नहीं कर रहा। चौथा, एन एक्सपर्ट में रिफ्रेश, एक एक्सपर्ट रिफ्रेश कर सकता है मेमोरी, अपनी मेमोरी को, बाय रेफरेंस टू प्रोफेशनल ट्रेटीज, कि कोई भी जो प्रोफेशनल लिहाज से कोई तहरीरें हो, कोई मुआहदे हो, कोई चीज हो, उनको लेकर। सिंपल सी बात, एक शख्स गवाह के तौर पर अदालत में पेश होता है, वो ये कहता है जैसे मुझे अगर आप ये चीज दिखा देंगे ना तो मुझे सारा याद आ जाएगा, तो उसको हम दिखा सकते हैं। अब सवाल ये उठता, आपसे पेपर में पूछेगा क्या वो अपनी तहरीर को सिर्फ उसकी दिखाई जाएगी, किसी और की भी तहरीर, तो किसी और की भी दिखाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर, मैं जो है एक डॉक्टर हूं, मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, और पोस्टमार्टम करते करते मैं साथ अपने असिस्टेंट को कह रहा हूं लिखो यहां पे ये फलां चीज हुई, ये फलां चीज हुई, ये फलां चीज हुई, तो वो उसको लिखता जा रहा है। अब अगर मेरी गवाही के तौर पे मुझे बुलवाया जाए और ये कहे कि आसिफ तुम बताओ कि क्या ये वाले वकूए हुए थे, क्या ये वाली फाइंडिंग पाई गई थी इस लाश में से, तो मैं कहूंगा जैसे मैंने लिखी नहीं थी, मगर मैंने जो इसने लिखी थी मैंने पढ़ी थी उस टाइम कि इसने वाकई ये चीजें लिखी थी। अगर आप मुझे वो राइटिंग दे दे, मैं देख लूंगा कि ये वही वाली राइटिंग है जो मैंने पढ़ी थी, तो हाँ जज साहब इजाजत दे देंगे। और अगर जज साहब उससे ये कहें
कि आप इस तरह करें कि कोई डॉक्यूमेंट मुझे दें और वो उसकी कॉपी दे दे, सेकेंडरी उसकी कॉपी दे दे, तो उसको कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करना होगा कि मैं क्यों इसकी ओरिजिनल नहीं दे रहा। 156 टेस्टिमनी टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट, उनकी शहादत टू फैक्ट स्टेटेड इन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट में बताए गए थे, मेंशन इन आर्टिकल 155, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ए विटनेस में आल्सो टेस्टिफाई, एक विटनेस को टेस्टिफाई किया जा सकता है टू फैक्ट मेंशनड इन एनी सच डॉक्यूमेंट, ऐसे हकायक से जो डॉक्यूमेंट में हो, एज इज मेंशनड इन आर्टिकल 155, जो कि मेंशन किए गए 155 में, although he has no specific recollection, अगर चाहे उसको मुकम्मल रिकोलेक्शन भी ना हो, याद भी ना हो, ऑफ द फैक्ट देमसेल्फ, उन फैक्टों को लेकर, इफ ही इज श्योर, मगर उसको पक्का यकीन हो, दैट द फैक्ट वर्क करेक्टली रिकॉर्डेड, कि ये फैक्ट सच्चे तरीके से लिखे गए हैं इन द डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में। इसमें यह कहा गया एक वाकया है, जो शख्स को, गवाह को, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि एक ऐसा वाकया है जो गवाह को पक्का तो याद नहीं है, एग्जैक्ट तो याद नहीं है, मगर उसको श्योर है, वो उसको यकीन है कि नहीं, अगर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आएगा तो मैं ये देख लूंगा, नहीं इस तरह हुआ होगा, मुझे यकीन है जज साहब, मगर मैं पक्के सबूत से नहीं कह सकता। तो क्या ऐसे वक़ुआत के लिए भी उसकी गवाही ली जा सकती है, उसकी मेमोरी रिफ्रेश की जा सकती है, एविडेंस दी जा सकते हैं? हाँ, ऐसे मामलात में भी होता है। 157 राइट ऑफ एडवर्स पार्टी, मुखालिफ पार्टी का हक बन जाएगा एज टू राइटिंग यूज, कि उस राइटिंग को जो इस्तेमाल की गई है टू रिफ्रेश मेमोरी करने के लिए उस राइटिंग को देखे। यानी जज साहब ने जो किताब उस बंदे को पकड़ाई कि तुम ये देखो कि क्या ये राइटिंग ये सही है या क्या है, तो अब जो मुखालिफ वकील होगा वो कहेगा जज साहब मुझे तसल्ली कर लेने दें, जो आपने इसके हाथ में जो ये रजिस्टर दिया गया है, क्या ये वही है या कोई और चीज़ है, कभी इसको जो मेरा गवाह है इसको कोई और चीज़ तो नहीं पकड़ाई जा रही है ताकि मेरी केस के ऊपर असर गलत पड़े। तो इस तरह उसका हक बन जाता है कि जो रिफ्रेशिंग का मटेरियल उसको प्रोवाइड किया गया था, उस मटेरियल को वो चेक कर सकता है और उस पर क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। एनी राइटिंग, कोई भी राइटिंग, रेफर टू अंडर द प्रोविजन ऑफ द टू लास्ट प्रोसीडिंग आर्टिकल, पिछले दो जो आर्टिकल में हमने बताया है, मस्ट बी प्रोड्यूस्ड, वो जरूर दी जाएगी, एंड शोन टू द एडवर्स पार्टी, दिखाई जाएगी मुखालिफ वकील को, इफ ही रिक्वायर, अगर वो खुद चाहे तो, अगर वो खुद मांगे तो उसको जरूर दिखाई जाएगी। सच पार्टी में कि ऐसी पार्टी अगर चाहे, इफ ही प्लीज क्रॉस एग्जामिन, अगर वो चाहे तो क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है द विटनेस देयर अपॉन, इस गवाह के ऊपर बाद में इस मामले को लेकर। तो यानी जो हमने मटेरियल मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए दिया था, उसको हम मुखालिफ वकील को दिखाने के पाबंद होते हैं अगर मुखालिफ वकील मांगे। और अगर मुखालिफ वकील ये कहे कि जैसे मैं इसके ऊपर, इस गवाह के ऊपर जिसने मेमोरी अभी रिफ्रेश की है, मैं इस पर जरा करना चाहता हूँ, क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूँ, तो उसका हक है कि वो क्रॉस एग्जामिन करेगा। 158 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट जो पेश किए हों। ए विटनेस समन्ड, एक विटनेस को सम्मन दिया गया था टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट पेश करो, शेल, जरूर, इफ इट इज इन हिज पोजेशन, अगर उसकी पोजेशन उसके कब्जे में है और पावर उसकी पावर में है, ब्रिंग इट टू द कोर्ट, उसको कोर्ट में लाएगा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी ऑब्जेक्शन विच देयर मे बी टू इट्स प्रोडक्शन, के जो कोर्ट मांगे उसकी सेहत पे कोई सवाल बिना वजह नहीं उठाएगा। बताता हूं मैं भी। आर टू इट्स एडमिसिबिलिटी, ये इसकी अदखाल के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। द वैलिडिटी ऑफ एनी सच ऑब्जेक्शन, और इस ऑब्जेक्शन की कोई वैलिडिटी होगी, शेल बी डिसाइडेड ऑन बाय कोर्ट, जो भी कोर्ट कर दे। यानी सिंपल वर्ड में इसमें ये कहा गया, जज साहब ने एक शख्स को ये कहा तुम ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास सम्मन भेजा कि ये डॉक्यूमेंट पेश करो, अब वो बिला ची चाचू किए उसको जज साहब को पेश कर देगा, बगैर किसी एतराज किए जज साहब को पेश कर देगा। यानी कोई अपनी
अपनी तरफ से जो एतराज खड़े नहीं करेगा, मैं तो ये वाला मामला है, ये वाला, उसका काम है मांगा है बस दे दे। दी कोर्ट जो है, इफ इट सीज फिट, अगर इस चीज को देखे कि ये फिट है, मे इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, तो कोर्ट डॉक्यूमेंट को मुआयना कर सकती है, अनलेस इट रेफर्स टू मैटर ऑफ स्टेट, जब तक कि वो किसी सल्तनत के मुल्क के कागजात ना, वो जो हमने पढ़े थे आर्टिकल 4 से 14 के दरमियान के ऐसे कागजात जिनका ताल्लुक मुल्क की बका से हो और वो पब्लिश ना किए गए हों, तब जज नहीं करेगा। तो वही वाली बात यहाँ पे की गई, ऐसे वाकयात जिनका ताल्लुक मुल्क की तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान, बका से ना हो, उनके अलावा सबका कर सकता है। और टेक अदर एविडेंस, ये कोई दूसरे एविडेंस ले सकता है टू इनेबल इट, जो इस जज को इस काबिल कर दे, कोर्ट को इस काबिल कर दे, टू डिटरमिन, कि वो मालूम कर सके ऑन इट्स एडमिसिबिलिटी, कि इसको दाखिल किया जाए, इसको कबूल किया जाए या नहीं। नंबर 3, इफ फॉर सच ए पर्पज, अगर इस पर्पज के लिए इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है, टू काज एनी डॉक्यूमेंट टू बी ट्रांसलेटेड, अगर ऐसा हो कि कोई जरूरत पड़े कि इस डॉक्यूमेंट का तर्जमा करना पड़े, दी कोर्ट में, कोर्ट अगर चाहे, इफ इट थिंक फिट, और उसको मुनासिब लगे, डायरेक्ट द ट्रांसलेटर को हुक्म दे सकती है टू कीप द कंटेंट्स, कि वो इस कंटेंट को रखे सीक्रेट तौर के ऊपर, अनलेस द डॉक्यूमेंट इज टू बी गिवन इन एविडेंस, जब तक कि उसको एविडेंस के तौर पे ना दिए जाएं, एंड इफ द ट्रांसलेटर डिसोबे, अगर ट्रांसलेटर इसकी खिलाफ वर्जी करता है, सच डायरेक्शन, उस हुक्म की, ही शैल बी हेल्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, तब उसने वो जुर्म कर दिया, तब ऐसा समझा जाएगा कि उसने वो जुर्म किया है अंडर सेक्शन 166 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड का जो 166 का जो सेक्शन है, उसके तहत उसने जुर्म किया। तो यानी सिंपल सी बात इसमें क्या की गई, आपसे पेपर में पूछेगा कि क्या जज साहब जिस शख्स के को कहें कि तुम ये डॉक्यूमेंट लेकर आओ, तो क्या वो कोई एतराज कर सकता है? नहीं, वो चुप करके डॉक्यूमेंट पेश कर देगा। फिर आपसे पूछेगा पेपर में कि ये बताएं कि अगर जज साहब किसी शख्स को उसके ट्रांसलेशन करने को कहें और वो उसकी खिलाफ वर्जी करे, तो उसने कौन सा जुर्म किया होगा, उस पर कौन सी दफा लगेगी? आप कहेंगे पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 166 के तहत उसको ने जुर्म किया। ये बड़ा अहम है। ये 159, गिविंग एज एविडेंस, एविडेंस के तौर पे देना ऑफ डॉक्यूमेंट को, कॉल्ड फॉर, जिनको बुलाया गया है, जिनको तलब किया गया है, एंड प्रोड्यूस्ड ऑन नोटिस, और उनको नोटिस पे दिया गया है। बड़ा अहम है, इसको जरा गौर से देखें। मैंने पार्टी कॉल्स फॉर ए डॉक्यूमेंट, जब पार्टी कोई डॉक्यूमेंट मंगवाती है, विच ही हैज गिवन द अदर पार्टी नोटिस टू प्रोड्यूस, जिसका उसने दूसरी पार्टी को नोटिस दिया कि तुम इसको हाजिर करो, एंड सच डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस, और वो डॉक्यूमेंट पेश हो जाता है, एंड इंस्पेक्टेड, और उसको मुआयना उसका किया जाता है, बाय द पार्टी कॉलिंग, जिस पार्टी ने इसको तलब किया था, फॉर इट्स प्रोडक्शन, इसकी प्रोडक्शन के लिए, ही इज बाउंड, अब ये पार्टी बाउंड है टू गिव इट एज एविडेंस, कि अब इसको बतौर सबूत अदालत में पेश करे। इफ द पार्टी प्रोड्यूसिंग इट, अगर पार्टी इसको प्रोड्यूस करती है, इट रिक्वायर्स हिम टू डू सो, तो जो उसको रिक्वायर लगे, यानी सिंपल वर्ड में मैं ये कहता हूं बतौर वकील के, जज साहब ये नोटिस मुखालिफ पार्टी को भेजें, फला डॉक्यूमेंट ये हाजिर करें, वो बड़ा कीमती डॉक्यूमेंट है, वो मैंने आपके पास पेश करना है। जज साहब जो है बजरिया नोटिस जो है उसको डॉक्यूमेंट को मंगवा लेते हैं। मंगवाने के बाद अब मैं ये कहूँ नहीं, ये तो मेरे काम का नहीं है, ये तो मैं नहीं पेश करना चाहता, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने नोटिस के जरिए उसको बुलवाया है। तो अब ये जैसा भी है मुझे आगे, अब ये जैसा भी मुझे आगे पेश करना होगा। 160, यूजिंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल, प्रोडक्शन ऑफ विच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस, कि जिसको नोटिस दिया गया था मगर फिर भी आपने पेश नहीं किया, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट कि मुझे नोटिस मिला कि ये डॉक्यूमेंट आप पेश करें, मैंने पेश नहीं किया। अब आगे केस चला और मैं जाकर जज साहब से कहूं, जज साहब वो मेरा डॉक्यूमेंट था जिसपे नोटिस दिया गया था,
चलो मैं अब पेश करता हूं, अब मैं पेश नहीं कर सकता जब तक कि मैं कोर्ट को यकीन ना दिला दूं कि मैंने पहले क्यों इनकार किया था, मैंने क्यों पहले पेश नहीं किया। ये इसमें कहा गया। व्हेन ए पार्टी रिफ्यूजेस टू प्रोड्यूस, जब पार्टी इनकार कर दे पेश करने के लिए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को विच ही हैज हैड नोटिस, जिसको उसको नोटिस भी मिला हो टू प्रोड्यूस कि वो पेश करे, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट, तो बाद में वो इस्तेमाल नहीं कर सकती इसको एज एविडेंस, एक सबूत के तौर पर, विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी, मां सिवाय जबकि दूसरी पार्टी इजाजत ना दे दे, और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, या कोर्ट इजाजत ना दे दे। 161 बड़ा कीमती है कि जज साहब हर तरह का सवाल पूछ सकते हैं, चाहे वो रेलिवेंट हो। आपसे पेपर में पूछेगा कि जज साहब इररेलिवेंट भी सवाल पूछने का हक रखते हैं, आप कहेंगे हाँ, रेलिवेंट भी पूछें, इररेलिवेंट भी पूछें, जो चाहे कोर्ट को इजाजत है कि वो अपने नतीजे तक पहुंचने के लिए हर तरह का सवाल पूछ सकती है, मां सिवाय आर्टिकल 4 से 14 की जो प्रोटेक्शन है, ठीक है, तो प्रिविलेज कम्युनिकेशन जिसके अंदर आती है हमारी, उनको छोड़कर बाकी तमाम के बारे में अदालत पूछ सकती है। जज पावर टू पुट क्वेश्चन, जज की ताकत के वो क्वेश्चन करे, और ऑर्डर प्रोडक्शन, या हुक्म दे के ये फला चीज पेश करो। द जज में, अगर जज चाहे, इन ऑर्डर टू डिस्कवर, इस हुक्म के जरिए कि वो डिस्कवर करे, आर टू ऑब्टेन प्रॉपर, या वो ऑब्टेन करे प्रॉपर प्रूफ ऑफ रेलिवेंट फैक्ट, के रेलिवेंट फैक्ट जो मुतलका फैक्ट है, क्या वो क्या है। आस्क एनी क्वेश्चन, इसको जानने के लिए वो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। ही प्लेजेस इन एनी फॉर्म, और वो किसी भी शक्ल में हो, एट एनी टाइम, किसी भी वक्त पूछ सकता है, ऑफ एनी विटनेस, किसी भी गवाह से, और ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी से, अबाउट एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट के बारे में, रेलिवेंट, चाहे वो रेलिवेंट हो और इनरेलिवेंट। ये बड़ा कीमती है, पेपर में पूछेगा, इररेलिवेंट नहीं पूछ सकता, कहेगा नहीं 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 नहीं, इररेलिवेंट भी जैसे आप पूछ सकते हैं, और इररेलिवेंट चाहे वो गैर मुतलका क्यों ना हो, एंड मे ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और थिंग, या वो कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज मंगवा सकते हैं, एंड नेदर द पार्टी नॉर इट्स एजेंट, ना तो पार्टी ना उसके कोई एजेंट, शैल बी इंटाइटल्ड, उनको इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई, टू मेक एनी ऑब्जेक्शन, के कोई वो एतराज करते फिरें, टू एनी सच क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पर, और ऑर्डर या ऐसे हुक्म पर, नॉर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, नॉर विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट, ना ही कोर्ट की इजाजत के बगैर, टू क्रॉस एग्जामिन, वो क्रॉस एग्जामिन भी नहीं कर सकते, एनी विटनेस, किसी भी विटनेस पर, अपॉन एनी आंसर, किसी भी जवाब को लेकर, गिवन इन रिप्लाई टू एनी सच क्वेश्चन, इस तरह के सवालात के जवाबात में। बड़ा कीमती नुक्ता है। जज साहब ने एक मेरी मुखालिफ पार्टी से एक सवाल पूछा उसके गवाह से, जो मुझे लगता है कि इररेलिवेंट है, चलो रेलिवेंट भी है, तो अब मैं ये कहूं जज साहब आपने ये वाला सवाल पूछा ना, अब मुझे इजाजत दें कि मैं भी इस पे क्रॉस करूं। जज साहब कहेंगे नहीं, मैं तो जज हूं, मुझे तो इररेलिवेंट पूछने का भी हक है, तो मैं आपको क्यों इजाजत दूं कि इस पे क्रॉस करें, जो उसने मुझे जवाब दिया। तो जो विटनेस जज के कहने पे कोई डॉक्यूमेंट लाए, ये बड़ा कीमती है, जो जज के कहने पे कोई डॉक्यूमेंट पेश करे, कोई चीज पेश करे, कोई जवाब दे, उस पे क्रॉस एग्जामिन नहीं हो सकता, मां सिवाय जब तक जज खुद इजाजत ना दे दे। प्रोवाइडेड, प्रोविजन आ गई, दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट डिक्लेयर्ड, मगर जजमेंट किन, जो जज फैसला देगा, जजमेंट देगा, वो किसकी बुनियाद पे हो, फैक्ट डिक्लेयर्ड, उन हकायक पर, उन शवाहिद पर जो वाजिया हो चुके हैं, बाय दिस ऑर्डर टू बी रेलिवेंट, इस ऑर्डर के जरिए से जो रेलिवेंट हो, एंड डूली प्रूव्ड, उनको प्रूव भी किया गया हो। ये नहीं कि जज साहब जजमेंट अपनी मर्जी की दे, नहीं नहीं, जजमेंट वो वही देंगे कि जो वाकई हक है, जो वाकई सच है। प्रोवाइडेड also that this article shall not authorize any judge, मगर ये आर्टिकल 161 किसी जज को इतनी अथॉरिटी भी नहीं देता, टू कंपेल एनी विटनेस, कि वो किसी विटनेस को मजबूर करे, टू आंसर एनी क्वेश्चन, किसी भी सवाल के जवाब को, टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, या कोई जज साहब उसको मजबूर करें कि ये दस्तावेज पेश करो, विच सच विटनेस, जिसके लिए वो विटनेस वुड बी इंटाइटल टू रिफ्यूज, कि वो इनकार करने का
मिजाज है, मैं बताता हूं अभी। टू आंसर आर प्रोड्यूस अंडर आर्टिकल 4 to 14, वही वाले 4 से 14 जो आर्टिकल है उन उनको छोड़कर बाकी सब में मजबूर कर सकता है, मगर 4 से 14 वाले जो है, जो हमने पहले पढ़ा था इसके शुरू के लेक्चर में देखना, उनमें मजबूर जज साहब नहीं कर सकते, जज साहब को इतनी अथॉरिटी नहीं दी गई। बोथ इनक्लूसिव, दोनों के दोनों इंक्लूसिव हैं। इफ द क्वेश्चन वर आस्क्ड, अगर क्वेश्चन पूछे गए, आर द डॉक्यूमेंट वर कॉल्ड, ये डॉक्यूमेंट बुलाए गए, फॉर बाय द एडवर्स पार्टी, दूसरी पार्टी के जैसे, नॉट शेल द जज आस्क एनी क्वेश्चन, ना ही वो जज सवाल कर सकता। मैं बताता हूं अभी। विच इट वुड बी इम्प्रॉपर, जो कि इम्प्रॉपर हो, फॉर एनी अदर पर्सन, दूसरे शख्स के लिए, टू आस्क अंडर आर्टिकल 143, जो आर्टिकल 143 144 के मुताबिक हो, नॉर शेल ही डिस्पेंस विद एनी प्राइमरी एविडेंस, ना ही जज साहब ये कर सकते कि प्राइमरी एविडेंस को ये कह दें नहीं, ये मैं आपको इजाजत देता हूं, आप ये पेश ही ना करो। नहीं, जज साहब को ये अथॉरिटी नहीं है कि प्राइमरी एविडेंस को ये कह दें कि मैं उसको डिस्पेंस करता हूं। ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को, एक्सेप्ट इन द केस, मास सिवाय इन केसों के, हियर इन बिफोर एक्सेप्टेड, जिनको ऊपर कहा गया है, यानी सिंपल वर्ड में। अब इसको समझिए, बड़ा कीमती है। जज साहब किसी भी शख्स से रेलिवेंट, इररेलिवेंट, तुक्के, बेतुके, किसी भी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। अब जज साहब ने जिस शख्स से सवाल पूछे या डॉक्यूमेंट मंगवाए, तो दूसरी पार्टी का वकील ये नहीं कहेगा जज साहब आपने ये सवाल जो पूछा ना, मुझे भी अब इससे क्रॉस एग्जामिनेशन करने दो। नहीं, जज साहब इजाजत देंगे तो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, मगर आपसे पूछेगा कि जज साहब को हर तरह के सवाल पूछने की इजाजत है। आप कहेंगे 4 से 14 को छोड़कर, आर्टिकल QSO के छोड़कर, जो संगीन तरह की जो एक तहफ़ुज़ में आते हैं, यानी कि मजबूत तरह के तहफ़ुज़ में जो आते हैं, उनको छोड़कर बाकी जज साहब सब कुछ कर सकते हैं। अब आपसे एक बड़ा कीमती नुक्ता पूछेगा कि क्या कोई प्राइमरी एविडेंस, मेन एविडेंस, बुनियादी एविडेंस, असल एविडेंस, जज साहब ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरी तरफ से इजाजत है कि ये पेश ना किया जाए। नहीं, प्राइमरी एविडेंस को जज साहब इतनी अथॉरिटी नहीं रखते कि ये कह दे कि मैं इसको डिस्पेंस करता हूं, मैं इजाजत देता हूं कि इसको आप ना करें, ऐसा नहीं कर सकते। 162, नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन, नया ट्रायल नहीं होगा अगर सिर्फ महज ये कहा जाए कि इम्प्रॉपर एडमिशन हुआ है, अदखाल जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, या एविडेंस जो है वो रिजेक्ट किए गए हैं, इतनी छोटी छोटी बातों पे नए ट्रायल शुरू नहीं होते। द इम्प्रॉपर एडमिशन, अगर एडमिशन प्रॉपर नहीं हुआ, और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, या एविडेंस का रिजेक्शन हुआ है, शेल नॉट बी ग्राउंड, शेल के साथ है कि ये कोई ग्राउंड नहीं है, ऑफ इटसेल्फ, अपने आप में, फॉर ए न्यू ट्रायल, के नया ट्रायल शुरू किया जाए, आर रिवर्सल ऑफ एनी डिसीजन इन एनी केस, या किसी केस का फैसला ही दोबारा बदल दिया जाए, इफ इट शेल अपियर, अगर उसको ऐसा लगे, टू द कोर्ट को, बिफोर विच, जिसके सामने, सच ऑब्जेक्शन इज राइज, जिनके सामने इतराज उठाया गया है, दैट द इंडिपेंडेंटली ऑफ द एविडेंस ऑब्जेक्टेड, कि अलग तरीके से जो ये ऑब्जेक्ट किया गया है इस एविडेंस को, टू एंड एडमिटेड, उसको एडमिटेड किया, मैं बताता हूं अभी, देर वॉज सफिशिएंट एविडेंस, के बहुत से एविडेंस थे, टू जस्टिफाई करने के लिए डिसीजन को, और दैट इफ द रिजेक्टेड एविडेंस, अगर जो रिजेक्टेड एविडेंस है, हैड बीन रिसीव्ड, अगर वो रिसीव्ड किए जाते, इट आट नॉट टू हैव वैरिड द डिसीजन, वो डिसीजन को वैरिड ना करते। देखिए, मैं ये कहूं जज साहब, मेरा जो मैंने फलां का आपको एविडेंस दिया था वो आपने रिजेक्ट कर दिया था, वो हो भी मामूली सा, या जज साहब ने कोई किसी दूसरी पार्टी का एविडेंस लेकर जो है एडमिसिबल कर लिया था, उसको कबूल कर लिया था, और वो इतनी अहमियत नोयत का भी नहीं से केस के ऊपर कोई असर पड़े, तो ये ग्राउंड नहीं है कि मैं कहूँ जी ट्रायल नया शुरू कर दिया जाए, या फैसला ही बदल दिया जाए, दोबारा फैसला किया जाए, ऐसा नहीं। 163, बड़ा अहम है, एक्सेप्टेंस और डिनाइल ऑफ क्लेम ऑन ओथ, कसम उठा लेने पर, हल्फ उठा लेने के बाद
पार्टी का फैसला देखें बड़ा कीमती है, ना तो हदूद केस में ना क्रिमिनल केस में, देखें ना हदूद केस में ना क्रिमिनल केस में। हाँ, सिविल मैटर के अंदर अगर मैं ये कहूं कि जज साहब इस बंदे ने मेरे 50 लाख लिए हैं और ये कसम आके उठा दे कि मैंने नहीं लिए, मैं माफ कर दूंगा, तब तो जज साहब कर देंगे। मगर क्रिमिनल मैटर में ये कहूं कि जज साहब इसने मेरे बच्चे का कत्ल किया है, ये कसम आके उठा दे कि मैंने नहीं किया, मैं माफ कर दूंगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिविल मैटर में कसम की बुनियाद के ऊपर फैसला किया जा सकता है। When the plaintiff take oath, जब प्लेंटिफ ओथ लेता है इन सपोर्ट ऑफ हिज क्लेम, यहां पे लफ्ज है प्लेंटिफ, डिफेंडेंट नहीं, प्लेंटिफ ये कहे, मुद्दई ये कहे, ऑफ हिज क्लेम अपने क्लेम को, द कोर्ट शैल, कोर्ट जरूर, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ की दरखास्त के बाद, कॉल अपॉन द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को बुलाएगी टू डिनाई, कि तुम इनकार करो, द क्लेम, उस क्लेम का, ऑन ओथ कसम पर। नंबर 2, द कोर्ट में पास सच ऑर्डर, कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है एज टू कॉस्ट, कि जिसपे जुर्माना लगा दे, एंड अदर मैटर एज इट मे डीम फिट, या कोई ऐसे मामला जो उसको मुनासिब लगे। तीसरा, नथिंग इन दिस आर्टिकल अप्लाइज टू लॉ रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद और अदर क्रिमिनल केसेस, ये आर्टिकल 163 क्रिमिनल केसेस पर और हदूद केसेस पे अप्लाई नहीं होता। तो ये किस पे होगा? लेन देन के मामलातों पे होता है। 164, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस दैट हैज बिकम अवेलेबल, ऐसा एविडेंस को जो अवेलेबल है बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस, आजकल की मॉडर्न डिवाइसेस को लेकर। इन सच केस, ऐसे केसों में, एज द कोर्ट मे कंसीडर, मे का लफ्ज है, शैल नहीं, मे, कोर्ट चाहे तो, एप्रोप्राइट के मुनासिब है, द कोर्ट में अलाउ, कोर्ट चाहे तो इजाजत दे सकती है, टू बी प्रोड्यूस के पेश कर दिए जाए, एनी एविडेंस, कोई भी एविडेंस, दैट मे हैव बिकम अवेलेबल, जो अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ मॉडर्न डिवाइसेस और टेक्निक, नई टेक्निक को लेकर। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये मूवी बनी हुई है, जैसे ये मूवी बनी है, देखिए इस बंदे ने मुझसे इस तरह का लेन देन किया था, तो अब जज साहब चाहें तो उसको पेश करवा सकते, चाहें तो नहीं, यानी मे के साथ है, यानी शेल के साथ है। सिंपल वर्ड में जरूरी नहीं होगा कि मैं कहूं ये मैंडेटरी प्रोविजन आपके ऊपर, आप जरूर ये करें, नहीं, अदालत की सवाबदीद है। अब इन मॉडर्न डिवाइसेस की बुनियाद पर जो सजा दी जा सकती है, मे के साथ, शेल नहीं। 165, ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉ, इसने दूसरे लॉ को ओवरराइड किया, दी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर शेल हैव अफेक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, कोई भी चीज जो कंटेन नहीं है, इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, इन सिंपल वर्ड में ये फरमान दीगर पर गालिब रहेगा। क्यूएसओ की बातें बाकी कानून पर गालिब आ जाएंगी, क्यूएसओ की बातें माननी जाएंगी। 166 आखिरी आर्टिकल, क्यूएसओ वाला खत्म। द एविडेंस एक्ट 1872, 1872 का जो एविडेंस एक्ट है, इज हेयर बाय रिपील्ड, उसको रिपील्ड कर दिया गया है, उसकी जगह पे ये आ गया। तो ये हमारा था, हमारा क्यूएसओ खत्म हो चुका। दुआ में याद रखना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज।